Hi everyone, this is Akshansh and this revision video is for November 23 and May 24 exam in which you are going to do registration composition scheme revision. दोनों चैप्टर बेसिकली लिंक हैं। देखा जाए तो आईसीए के मॉड्यूल में दोनों चैप्टर अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो उसका अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन। और अगर मैं कंपोजिशन स्कीम की बात करूं तो आरसीएम के आगे चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आता है, लेकिन दोनों को साथ में पढ़ें तो अच्छा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन टू द पॉइंट करेंगे, एग्जाम के हिसाब से करेंगे और हल्का सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर करवाऊंगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाकी चीजें भी करवा दी, और अगर वक्त मिल पाया तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन देखो, रजिस्ट्रेशन ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसमें आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, ऐसा रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है नहीं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का बेसिक पर्पस किस लिए होता है, रजिस्ट्रेशन क्यों लेते हैं? रजिस्ट्रेशन इसलिए लेते हैं सो दैट हम जीएसटी दे सकें और आईटीसी ले सकें। बेसिक पर्पस क्या हुआ रजिस्ट्रेशन का? जीएसटी देना और आईटीसी लेना, सिर्फ यही काम है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का और कोई काम नहीं है। आप जीएसटी देना है और आपको आईटीसी लेना है, यही काम है रजिस्ट्रेशन का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहीं पे एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो किसी भी स्टेट से, तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो ना तो आपको जीएसटी देना है, ना ही आपको आईटीसी लेनी है। ठीक है, इससे एक चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का बेसिक पर्पस क्या हुआ? जीएसटी देना और आईटीसी लेना। ठीक है, डन। क्या रजिस्ट्रेशन हमको कैसे कैसे लेना पड़ेगा, हर स्टेट में लेना है, क्या करना है? तो हमने क्या बताया, दिखाओ आपको। अगर आपके एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और आप चाहें तो सेम रजिस्ट्रेशन से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके मल्टीपल स्टेट्स के अंदर बिजनेस चल रहे हैं तो आपको कंपलसरी दूसरे रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे हर स्टेट के अंदर। मतलब आपका पैन नंबर तो सेम होगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑन द सेम पैन अगर ऐसा होता है तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। डिस्टिंक्ट बोले तो रिलेटेड एंटिटी काइंड ऑफ मान के चलिए आप। ठीक है, ये वाली बात आपको मेरे ख्याल से रिकॉल हो रही होगी। तो क्या बोला मैंने आपको कि अगर सेम स्टेट है तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो मल्टीपल लें, आप चाहें तो सिंगल से काम चला लें, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेट्स हैं तो कंपलसरी आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी। अब रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होती है, मतलब कि कितने अमाउंट, अगर आपका थ्रेशोल्ड टर्नओवर इस अमाउंट एक्सीड कर जाएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो अमाउंट क्या है? तो हमने क्या बोला, वैसे रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी होती है? 20 लाख रुपीज की लिमिट होती है। ठीक है, 20 लाख रुपीज की लिमिट होती है। देखो, ये रिवीजन लेक्चर उन्हीं लोगों के लिए फ्रूटफुल होंगे जिन लोगों ने एटलीस्ट ये चैप्टर पहले कभी ना कभी पढ़ रखा हो, क्योंकि रिवीजन को इन डेप्थ रिवीजन नहीं है, ये फास्ट फॉरवर्ड वे में कॉन्सेप्चुअल एंड इन डेप्थ रिवीजन है, फास्ट फॉरवर्ड वे में। ठीक है, कहीं पे भी तकलीफ है तो मुझे बताइएगा। तो वैसे रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी होती थी? 20 लाख रुपीज होती थी। मैं कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप साथ के साथ लिखते जाएं कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या थी। 10, 20 और 40 तीन लिमिट्स हुआ करती थी। बेसिकली 20 लाख रुपीज की लिमिट कहां पे थी? हमने क्या बोला था, सुनना मेरी बात। जनरल लिमिट हम क्या बोलते हैं? 20 लाख रुपीज की लिमिट बोलते हैं। ठीक है, 20 लाख रुपीज की लिमिट बोलते हैं। और हमने क्या देखा था, और हमने ऐसा देखा था कि भाई अगर आपका थ्रेशोल्ड टर्नओवर इस लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वंस यू आर रजिस्टर्ड तो यू आर रजिस्टर्ड। एक बार आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं किसी भी साल में, अब अगले साल से कोई थ्रेशोल्ड नहीं देखा जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गए तो ये थ्रेशोल्ड की लिमिट है ना, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेंगे तब की बात है। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आपको जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन से आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए, फॉर एग्जांपल मान के चलिए फर्स्ट ईयर में आपका टर्नओवर कितना था? 25 लाख रुपीस था, और मानते हैं कि आपका थ्रेशोल्ड का लिमिट कितना था? 20 लाख रुपीस था, मतलब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया। तो पहले साल तो आप क्या करेंगे? 5 लाख रुपीस पर टैक्स दे देंगे। मतलब जब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे उसके बाद से आप टैक्स देना शुरू कर देंगे। पहले साल तो 5 लाख रुपीस पर टैक्स दे देंगे। मान के चलते हैं अगले साल आपका टर्नओवर 17 लाख रुपीस ही है, तो आपको 17 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया 20 लाख का थ्रेशोल्ड किधर है। मेरे ख्याल से आपको रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये थ्रेशोल्ड की लिमिट कितनी कितनी है? तो हमने क्या बोला कि वैसे थ्रेशोल्ड की लिमिट 20 लाख रुपीस ही है, लेकिन अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट मिल जाएगी। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 24 के अंदर। अगर आप 1 रुपए का भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो कंपलसरी। सर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सुनना मेरी बात, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करो, 20 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे तो कोई लिमिट नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे तो 40 लाख रुपीस का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट थे जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी तो उसमें खड़े हो गए, और वो स्टेट का नाम कौन सा था? MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। वो ऐसे स्टेट बोलते हैं कि हमारे यहाँ थ्रेशोल्ड की लिमिट आप 10 लाख रुपीज ही रखिए, हमारे यहाँ वैसे भी टूरिज्म का बिजनेस चलता है, अगर आपने थ्रेशोल्ड की लिमिट ज्यादा रखी तो हमारे स्टेट में जीएसटी का रेवेन्यू कम आएगा और हमारा स्टेट गरीब रह जाएगा। हमारे स्टेट को पैसे की बहुत जरूरत है, प्लीज आप इसको 10 लाख रुपीज कर दीजिए। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा
ये 4 ऐसे स्टेट है, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यहाँ पे लिमिट कितनी होगी? 10 लाख रुपीज। सर ये 10 लाख रुपीज की लिमिट गुड्स पे होगी, सर्विस की? फिर से सुनो मेरी बात, गुड्स इंटर स्टेट होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे, वैसे 40 लाख रुपीज की लिमिट थी, लेकिन एमएमएनटी में 10 लाख रुपीज की लिमिट थी। तो देखिए अब इसका एक चार्ट अपन ने बनाया था क्लास के अंदर कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो, गुड्स प्लस सर्विस सप्लाई कर रहे हो, कहां से सप्लाई कर रहे हो? एमएमएनटी सप्लाई कर रहे हो। ये गुड्स के बगल में मैं इंटर स्टेट ऑटोमेटिकली लिख देता हूं, क्योंकि डीम्ड माना जा रहा है यहाँ पे गुड्स, मतलब मैं इंटर स्टेट लिख रहा हूँ, क्योंकि इंटर स्टेट में तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है ही। अगर मैं एमएमएनटी से गुड्स सप्लाई करता हूँ इंटर स्टेट, तो 10 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। ये चार्ट आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों के पास समरी बुक नहीं है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अगर आप देखेंगे ना, तो नई वाली समरी बुक को हमने कितना बेहतरीन बना दिया रजिस्ट्रेशन चैप्टर के हिसाब से। आप देख सकते हैं एंड के अंदर हमने ये नए नए चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है, समझाने के लिए चीजें और डाल दी हैं। और जो पीछे वाला पार्ट था वो थोड़ा क्लमसी था पुरानी बुक के अंदर, तो हमने सोचा इसको और इजी बनाते हैं और आसान बनाते हैं। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हमने इसका डायग्राम डाल दिया एक, और पीछे वाले पार्ट के अंदर काफी चीजें हमने आसान बना के इसको काफी टू द पॉइंट और बढ़िया कर दिया, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड कर दिया पूरा का पूरा, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने ये देख लिया, ठीक है, अभी हमने इतना देख लिया। अगर आप एमएमएनटी से सर्विस सप्लाई करते हैं तो भी 10 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। गुड्स प्लस सर्विस सप्लाई करते हैं तो भी आपको 10 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, ये भी हमने देख लिया, ठीक है जी। सवाल ये आता है कि 4 स्टेट तो खड़े हो गए, इन्होंने कहा कि हमारी तो 10 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, हम तो 10 लाख रुपीज तक ही आपका सपोर्ट कर सकते हैं, 10 लाख तक आप हमको थ्रेशोल्ड दे सकते हो, वो भी फर्स्ट ईयर की बात है, आगे तो थ्रेशोल्ड कभी मिलती नहीं है। इतने में 6 स्टेट और खड़े हुए, जिनका नाम था सैमपुट बोले तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मेघालय था, यहाँ पे मणिपुर मिजोरम था, यहाँ पे मेघालय है, पुडुचेरी उत्तराखंड और तेलंगाना, यहाँ पे त्रिपुरा था, यहाँ पे तेलंगाना है, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, यहाँ पे तेलंगाना है। ये स्टेट क्या बोलते हैं कि सर जी जो आपने 40 लाख रुपीज का बेनिफिट दिया है ना इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स का, सर जी हमारी लास्ट कैपेसिटी 20 लाख रुपए तक है, इससे ऊपर की हमारी कैपेसिटी नहीं है। आपने जो कहा है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे आपको 40 लाख रुपीज का बेनिफिट दोगे, वो हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 20 लाख रुपीज का बेनिफिट देंगे, सर्विस में भी 20 देंगे, गुड्स प्लस सर्विस में भी 20 देंगे, क्योंकि 20 हमारा मैक्सिमम है। और इनके अलावा आप किसी भी एनी अदर स्टेट से अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो या सर्विस सप्लाई करते हो, एनी अदर स्टेट, इनके अलावा, तो गुड्स के केस में 40 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, सर्विस के केस में 20 लाख रुपीज का। और गुड्स प्लस सर्विस अगर आप दोनों सप्लाई करते हो, गुड्स प्लस सर्विस का मतलब क्या हुआ? सर्विस तो आप गुड्स तो आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, लेकिन सर्विस आप इंटर कर रहे हो, इंटर आपकी इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं गुड्स का भी बिजनेस करता हूँ, सर्विस का भी बिजनेस करता हूँ, गुड्स इंटरस्टेट करता हूँ, सर्विस इंटर भी कर सकता हूँ या इंटर भी कर सकता हूँ, तो 20 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। ये वाला चार्ट आप लोगों को क्लियर है नहीं है? सूरज शाह इधर देखिए मेरी मतलब, ठीक है, आशीष आहूजा इधर, डन। आगे बढ़ते हैं, डन हो गया मामला, ठीक है जी। इतना अपन ने देख लिया, इतना अपन ने देख लिया। तो रजिस्ट्रेशन का आपको थ्रेशोल्ड समझ में आ गया, 10, 20, 40 लाख रुपीज वाला, कहाँ कितना 10 है, कहाँ 20 है, कहाँ 40 है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर कितना कितना होगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है सब कुछ। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा देखना। वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट हो, कुछ भी हो, ठीक है, मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, चाहे एक्सपोर्ट हो। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी क्या? बिल्कुल होगी, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए होगी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ऐसा हुआ कि सपोज करो जैसे हमारा कौन है, हमारा सूरज शाह है। कौन है हमारा? हमारा सूरज है। अब इसने क्या करा, सूरज सब्जी सेंटर एक दुकान लगाई, सूरज सब्जी सेंटर, ठीक है। अब सूरज जूस एंड सब्जी सेंटर, बड़ी एक दुकान चल रही है, सूरज जूस एंड सब्जी सेंटर करके था। अगर ये सूरज सीए नहीं करता तो इसके पापा यही दुकान खुलवाते इसकी, इसके 10th के 12th के नंबर देख के। तो सूरज जूस एंड सब्जी सेंटर, ठीक है जी। अब आप समझना मेरी बात। अब केस क्या है? केस ऐसा है कि सूरज ने सब्जी और जूस के ठेले लगाने के सपने देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसको लगा था कि अब यही करना पड़ेगा। वो तो किस्मत से ऐसा हुआ कि ये सीए में आ गया, किसी ने डाला और सीए करने लग गया। पर जूस और सब्जी की दुकान खोलने की इच्छा अभी भी थी, और इसने क्या करा, जूस और सब्जी की दुकान खोल ली। अब वेजिटेबल्स जो है वो जीएसटी में एग्जम्प्ट होती है,
और मान के चलो इसने लौकी बेच बेच के कितना पैसा कमाया, इसका टर्नओवर हो गया 15 लाख रुपीस लौकी बेच बेच के, लेकिन लौकी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है जीएसटी में, मान के चलिएगा, ठीक है। अब इसने जूस भी बेचना शुरू किया, बोले सब्जी नहीं भाई जूस भी बेचेगा, ठीक है। अब ये जूस भी बेच रहा है, मैंगो का जूस, आम का जूस, एक ही तो हो गया, लौकी का जूस, अनार का जूस, ठीक है, ये भी बेच रहा है। अब जूस बेच बेच के इसने टर्नओवर कमाया 6 लाख रुपीस का, 6 नहीं 26, क्योंकि वेजिटेबल भी गुड्स में आता है और जूस भी गुड्स में आता है, और ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, मतलब टोटल टर्नओवर हो गया 41 लाख रुपीस का। तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्या बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेबल भी तो आ गई, भले ही वेजिटेबल एग्जम्प्ट है पर वेजिटेबल एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगी। सरकार पता है क्या कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हम आपसे वेजिटेबल पे टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन थ्रेशोल्ड के टर्नओवर में काउंट होगी, थ्रेशोल्ड के टर्नओवर में काउंट होगी। अच्छा दूसरा सवाल यह है, सपोज करो सूरज शाह क्या बेच रहा है, खाली की खाली वेजिटेबल बेच रहा है, जूस बेच नहीं रहा, और वेजिटेबल का टर्नओवर पता है कितना है, 45 लाख रुपीस। क्या रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या करेगा रजिस्ट्रेशन लेके, खाली एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहा है, खाली एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहा है, तो जीएसटी लेके क्या करेगा, कोई जीएसटी लेने की जरूरत नहीं, चाहे इसका टर्नओवर 45 लाख हो चाहे 90 लाख हो। लेकिन सपोज करो वेजिटेबल बेच रहा था सूरज शाह, इसका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल में 45 लाख हो गया, अचानक से इसको याद आया कि क्यों ना जूस भी बेच देते हैं, और जूस बेचते ही जूस भी इसने बेचा और जूस का इसका टर्नओवर हो गया 3 लाख रुपीस का। मतलब जैसे ही, मैं तो कह रहा हूं 3 लाख छोड़ो, जैसे ही वेजिटेबल के बाद इसके दिमाग में अगर जूस का ख्याल भी आया तो इसको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है। अगर आप टैक्सेबल एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों करते हो तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में तो एग्जम्प्ट ही काउंट होता है ना, एग्रीगेट टर्नओवर में तो एग्जम्प्ट ही काउंट होता है। तो अगर आप इसका जूस बेचने का ख्याल भी आता है ना, क्योंकि अभी इसकी करंट पोजीशन क्या है, वेजिटेबल बेच के 45 लाख रुपीस का टर्नओवर हो चुका है, जैसे ही ख्याल आएगा इसके पास तो इसको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है नहीं है, सॉर्टेड है, डन। अच्छा सपोज करो एक और सवाल है, मान के चलो ऐसा सीन चल रहा है, 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, और 30 सितंबर तक ये पोजीशन है कि एग्जम्प्ट सप्लाई तो हुई है, मान के चलो थ्रेशोल्ड पता है कितना है, 20 लाख रुपीस का थ्रेशोल्ड है इसके अंदर, 40 लाख रुपीस का ना मान के 20 लाख मानते हैं। एग्जम्प्ट सप्लाई तो हुई है लेट्स सपोज 15 लाख रुपीस की, और टैक्सेबल सप्लाई हुई है अभी तक 5 लाख रुपीस की, ये करंट पोजीशन चल रही है, 20 लाख रुपीस हो गया है। और 1 अक्टूबर से लेके आगे की क्या सिचुएशन है, लेट्स सपोज मान के चलते हैं 31 मार्च तक की। अब इसकी एग्जम्प्ट सप्लाई हुई है आगे 20 लाख, और टैक्सेबल सप्लाई हुई है 15 लाख। सवाल ये आता है किस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, सवाल ये आता है किस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। तो दी बात ऐसी है, सूरज शाह कह रहा है सर रियल लाइफ में सब्जी बेचने वाला जो जूस बेचता है तो कोई जीएसटी नहीं लेता। सूरज शाह मैंने माना तुमको सब्जी और जूस में इंटरेस्ट था, लेकिन इतना भी नहीं बताना था, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, देखो 20 लाख तक तो कोई जीएसटी लगेगा नहीं, आगे अब ये इस स्टेज पे आके रजिस्ट्रेशन तो ले लेगा। अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एग्जाम टर्नओवर पे तो जीएसटी नहीं लगने वाला 20 लाख पे, लेकिन टैक्सेबल वाले पे लग जाएगा, 15 लाख रुपीस पे जीएसटी लग जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को रिकॉल हो रहा होगा, क्योंकि इस एग्जाम पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला टैक्सेबल है 15 लाख, इस पे जीएसटी लग जाएगा। श्रेया गुप्ता याद आ रहा है नहीं आ रहा, सब कुछ रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है जी, मामला सेट है, ठीक है, ठीक है जी, परफेक्ट चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि सारी की सारी वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई आपकी क्या हो जाएंगी, एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो एग्जाम्प्ट सप्लाई हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई हो, कुछ भी हो, ठीक है। बट उसके अंदर जीएसटी के टैक्सेस और आरसीएम की इनवर्ट सप्लाईज एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। आरसीएम की इनवर्ट सप्लाईज आपके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। आप समझना मेरी बात, मैं सप्लायर हूं और मैंने कोई ऐसी परचेज करी, मैंने कोई सामान परचेज किया जिसका टैक्स मैं आरसीएम में दे रहा हूं, परचेज मैंने किया, टैक्स रिसीवर दे रहा है, मतलब मैं आरसीएम में टैक्स दे रहा हूं। भैया ये मेरा टर्नओवर थोड़ी हुआ, टर्नओवर मतलब सेल्स होता है,
आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई मेरा टर्नओवर कह सकता हूं मैं। सपोज करो ए ने बी को सप्लाई करी और उस पर टैक्स बी को जमा कराना है आरसीएम में, तो टर्नओवर किसका है? ये टर्नओवर तो ए का ही होगा ना। तो अगर आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो आप, तब तो आपके टर्नओवर में आएगा। लेकिन आरसीएम की इनवर्ड सप्लाई, आप ऐसी कोई परचेज कर रहे हो, अगर मैं बी की बात करूं, बी जो परचेज कर रहा है ए से, वो क्या बी का टर्नओवर थोड़ी है ना, ये तो ए का टर्नओवर है। डन, क्लियर है? कोई दिक्कत? डन, आगे बढ़ते हैं। इतना अपन ने देख लिया, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हमने देख लिया। अब कुछ और बातें थी। मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि अगर आप किसी स्टेट में कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई करते हो, कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई करते हो, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? आंसर इज नो। अगर आप किसी स्टेट में कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई करते हो तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हो कहाँ पे? एक जयपुर में आपकी ब्रांच है, एक दिल्ली में आपकी ब्रांच है, ठीक है, और एक अहमदाबाद में आपकी ब्रांच है। जयपुर में आपका टर्नओवर, जयपुर में आप क्या कर रहे हो? आपका टर्नओवर कितना है? जयपुर में आप क्या कर रहे हो? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। जयपुर में आपका टर्नओवर है 15 लाख रुपीस का, जो कि टैक्सेबल है। दिल्ली में आपका टर्नओवर है 16 लाख रुपीस का, जो कि टैक्सेबल है। अहमदाबाद में आपका टर्नओवर है 8 लाख रुपीस का, जो कि एग्जम्प्ट है। आप मुझे बताइए कहां कहां आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है? किधर किधर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है? 3 जगह का टर्नओवर मैंने आपको दे दिया, जयपुर का, दिल्ली का और अहमदाबाद का। से टेल मी। मेधा का आंसर आया है जयपुर और दिल्ली। देखते हैं बाकी लोगों का क्या आंसर है। जयपुर एंड दिल्ली, जयपुर एंड दिल्ली। सूर्य शाह का भी जयपुर एंड दिल्ली, जयपुर एंड दिल्ली। पुनीत और आयुषी कह रही है कहीं पे भी नहीं। कई लोग कह रहे हैं जयपुर एंड दिल्ली। राहुल गुप्ता भी कह रहे हैं जयपुर एंड दिल्ली। अरे तुम लोग दिमाग तो लगाओ, 40 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ? 39 लाख रुपीज हुआ है यहाँ पे टर्नओवर, 39 लाख रुपीज हुआ है टर्नओवर, 40 लाख तो हुआ ही नहीं। तो कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। जब टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस हो जाए तब लेना है रजिस्ट्रेशन, यहाँ तो 39 लाख ही हुआ है। अगर यही मान लो अहमदाबाद का टर्नओवर 10 लाख होता तब आपको सिर्फ और सिर्फ जयपुर और दिल्ली में लेना पड़ता, अहमदाबाद में लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सॉर्टेड है जी, सॉर्टेड है। अगला सवाल ये आता है कि आपका टर्नओवर है जयपुर के अंदर 10 लाख, टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो 10 नहीं 4 लाख। बगडोगरा के अंदर आपका टर्नओवर है 3 लाख, वहां से आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो। नागालैंड के अंदर आपका टर्नओवर है 2 लाख, वहां से भी आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और असम के अंदर आपका टर्नओवर है 4 लाख, यहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। मुझे बताइए कहां कहां रजिस्ट्रेशन लेना है और कहां कहां नहीं। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चल रहे हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या क्या करना है भाई साहब, जल्दी बताइए। देखते हैं आप लोगों के आंसर क्या है। आप लोग कह रहे हैं, देखते हैं। मैं हमेशा से रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाया है, स्वाद आ जाता है, लेकिन मजा आ जाता है आप लोगों को भी, ठीक है। तो श्रेया कह रही है जयपुर एंड असम में लेना है। कोई कह रहा है 10 लाख की लिमिट लगेगी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लिमिट कितनी लगेगी। पहली बात तो आप भूल गए, रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आप एमएमएनटी या सैमपुट वाले स्टेट पे, मतलब अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट से, अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट से
एग्जाम सप्लाई करते हो तब तो लिमिट वही 40 लाख रुपीस की लगेगी। मतलब अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से एग्जाम सप्लाई करते हो तो आपकी लिमिट कम नहीं होगी, तो आपकी लिमिट फॉल नहीं होगी, गिरेगी नहीं। पर अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो ही आपकी लिमिट डाउन आएगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो ही आपकी लिमिट डाउन आएगी। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट कौन सा है? नागालैंड। बाकी तो कोई नॉर्मल स्टेट है, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन सा? नागालैंड। नागालैंड से आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट तो 40 लाख रुपीस की रहेगी, ना कि 10 लाख रुपीस की रहेगी। याद आया क्या अब आपको? अभी याद आ रहा है आपको? 20 लाख रुपीस का लिमिट क्यों होगा? सैमपुट भी नहीं है कोई स्टेट। देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना, सैमपुट भी नहीं है किसी स्टेट में। तो हम 40 लाख रुपीस की लिमिट रखेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे उत्तराखंड और होता, अगर यहाँ पे उत्तराखंड होता और उत्तराखंड में 5 लाख रुपीस की सप्लाई होती जो कि टैक्सेबल होती, तब हम देखते देखो कितना हो गया, 9, 11, 11 और 15, 5 लाख की जगह मान के चलो 8 लाख की होती, तब हम बोलते हैं कि थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपीस का लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड क्या है? सैमपुट के अंदर आ रहा है। अगर उत्तराखंड नहीं होगा तो क्या हम बोल देंगे 40 लाख रुपीस का थ्रेशोल्ड होगा। ठीक है, अभी याद आ रहा है क्या आप लोगों को? इस वाले केस में, अभी वाले एग्जांपल में देखो सिंपल सी बात, क्रक्स क्या मैं बता रहा हूं आपको, क्रक्स ये है कि अगर आपकी लिमिट फॉल तभी करेगी जब आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करोगे। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करोगे ना, तो ही आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट की जो 10 लाख 20 लाख रुपीस की लिमिट है ना, तो फॉल करोगे। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से एग्जाम सप्लाई करोगे तो लिमिट ओरिजिनली रहेगी, तो लिमिट आपकी ओरिजिनली रहेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि आप मुंबई से आप क्या कर रहे हो, मुंबई से आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो 10 लाख रुपीस की, दिल्ली से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो 11 लाख रुपीस की। ठीक है, मिजोरम से आप क्या कर रहे हो? टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो 2 लाख रुपीस की। सवाल ये आता है कि अब इस क्वेश्चन में रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना। तो आप बोलोगे थ्रेशोल्ड, पहली बात तो देखो तो थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या होगी, तो हम बोलेंगे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो लिमिट 10 लाख रुपीस पे फॉल करेगी। अब लिमिट 10 लाख रुपीस पे आ जाएगी, मतलब 23 लाख रुपीस टर्नओवर हो गया आपका, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं मिजोरम में यहाँ पे एग्जाम सप्लाई कर देता, ये मैं बात कर रहा हूँ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ, जहां पे अगर मैं मिजोरम में एग्जाम सप्लाई कर देता तो थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या देखी जाती? 40 लाख रुपीस देखी जाती। फिर अभी रिकॉल हो रहा है क्या तुम्हें? आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट रिवीजन, जहां पे कॉन्सेप्ट्स को इतना ड्रिल कर रहे हैं हम और सीख भी रहे हैं, रिकॉल भी हो रहा है। आई गारंटी यू इस लेवल पे आप रजिस्ट्रेशन सीख ही नहीं सकते। अपन ने क्लास में इतना इंडेप्थ पढ़ा है रजिस्ट्रेशन, ऐसे पता नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए जी, तो आपको इतना याद आया, ये भी आपको याद आ गया, ये भी आपको याद आ गया, डन। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया था? अपन ने ये देख लिया था कि अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो गुड्स की तो 40 लाख रुपीस का टर्नओवर है, इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो तो कोई लिमिट नहीं है टर्नओवर की। ठीक है, बगडोगरा सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया था मैंने शुभागता। बगडोगरा ना तो MMNT में आता है ना सैमपुट में आता है, ये तो मेरी अंतर की बगडोगरा है ना, वैसे दे दिया, मेरी इच्छा थी। वेस्ट बंगाल के अंदर आता है बगडोगरा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अब इस चैप्टर के अंदर मेनली आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 24। अब ये तीनों सेक्शन क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर 23, 22 क्या बोलता है? बगडोगरा का एक पॉइंट एग्जामिनेशन चैप्टर में है जहां पे वो RCS की स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वाली। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? ये 4 ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया तो। 23 बोलता है 8 ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन की कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 24 कैसे बोलता है? ऐसे 12 ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 12 ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 12 ऐसे केसेस हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 23 पे कि 8 वो ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपन खुद ही समझ लेते हैं, आ जाओ देखो वो 8 ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अपन ने देखा, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स, जो कंप्लीटली एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो आप,
तो रजिस्ट्रेशन लेके क्या करोगे भाई साहब, क्या बात बताइए सर, हमको तो मालूम ही है। कोई एग्रीकल्चरिस्टिक है, किसान फार्मर, वो तो वैसे भी एग्जाम सप्लाई होती है, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, जैसे मान के चलना कि शुभागता क्या कर रही है, शुभागता क्या कर रही है, सप्लाई करती है, और ये जितनी भी सप्लाई करती है ना, उसमें सामने वाला आरसीएम में टैक्स देता है, ये कुछ नहीं देती। शुभागता सामने वाले को बोलती है जो देना है आप दोगे, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा कि शुभागता को रजिस्ट्रेशन लेने की क्या जरूरत है, जब सब कुछ ही सामने वाला देगा, ये तो कुछ देगी नहीं, तो जो इसको कुछ देना ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन लेके करेगी क्या, ठीक है। समझ में आया मेरी बात। तो पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, तो कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है और उसका थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपए से कम है, अगर उसका थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपए से कम है तो भी रजिस्ट्रेशन लेके क्या करना, मालूम ही है बात तो आपको। एक बार कॉन्सेप्ट सिखा दो फिर तो सब हवा है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बताई थी कि नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स करते हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या होते हैं, जो मेजरली हाथ से बने होने चाहिए, हल्का फुल्का मशीन का यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि 50% मशीन यूज करी है, 50% हाथ से यूज किया है, तो आप उसको हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं मानोगे। हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मतलब हाथ से बने हुए, बट अगर क्वेश्चन कोई एप्रोप्रिएट परसेंटेज दे रखी हो कि भाई इतना परसेंटेज मशीन से बने हो, तो आप उसको हैंडीक्राफ्ट गुड्स मत मानना। प्रैक्टिकल लाइफ में हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या होते हैं, जो हाथ से बने हो, हल्का फुल्का मशीन यूज कर लिया तो बात अलग है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने ऐसा बोला कि अगर कोई पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है ना, कहने के लिए है तो गुड्स, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई अगर कर रहा है तो 20 लाख रुपीज का बेनिफिट इसको भी मिल जाएगा, तो 20 लाख रुपीज का बेनिफिट इसको भी मिल जाएगा अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो, ठीक है। कौन सा डायनासोर खा गया अचानक से, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेने की जरूरत है, उसको 20 लाख रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है तो। पर एक बात बताऊं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में एक पॉइंट था, याद करो, अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा हो और उसका थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपीज तक ही हो, मतलब क्रॉस नहीं हुआ हो, तो उसको कंपलसरी ईवे बिल बनाना पड़ता था। दो केसेस थे ना जहां पे कंपलसरी ईवे बिल बनाना पड़ता था, एक तो प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को सामान भेज रहा है, और एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले केस में। एनीवे छोड़ो, वो रिकॉल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, ठीक है। ठीक है, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत। सीटीपी अगर इंटरस्टेट की, सीटीपी कौन होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अजय सीटीपी और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, एक तो होता है सीटीपी, एक होता है नॉर्मल, ठीक है, एक होता है सीटीपी, एक होता है नॉर्मल। अब आप देखना मेरी बात, सीटीपी और नॉर्मल। सीटीपी मतलब कैजुअल, कैजुअल के बारे में तो आप लोग वाकिफ हैं। कैजुअल मतलब थोड़े टाइम किया फिर चले गए, उसको बोलते हैं कैजुअल। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, थोड़े टाइम बिजनेस किया चले गए। थोड़े टाइम कितना, मैक्सिमम कोई टाइम लिमिट तो होगी, 90 डेज के लिए आप कर सकते हैं, प्लस अगर डिपार्टमेंट चाहे तो 90 डेज का आपको एक्सटेंशन दे सकता है। नॉर्मल जो केसेस होते हैं वो होते हैं लाइफ टाइम का, ऐसा नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है, लाइफ टाइम होता है, फिर वो कभी भी पूरे फॉर एवर वाला केस होता है, फिर फॉर एवर ये होता है 90 + 90 डेज। यहाँ पे आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ऐसे नहीं, जब से आप बिजनेस करने वाले हो उसके 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, 5 दिन पहले एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको कब लेना पड़ेगा, विद इन 30 डेज, जब से आपकी थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाएगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ थ्रेशोल्ड, जिस दिन थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाएगी वहां से 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एडवांस में टैक्स जमा भी कराना पड़ेगा। सर एडवांस में कैसे, आप एस्टिमेशन बेसिस पे जमा कराओगे आपकी कितनी सेल हो जाएगी, जब आप एडवांस में रजिस्ट्रेशन लोगे ना, रजिस्ट्रेशन ही तब मिलेगा जब आप एडवांस में टैक्स जमा कराओगे। यहाँ पे कोई एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं है नॉर्मल के केस में, ठीक है। यहाँ पे तो अगले महीने की 20 तारीख को जमा कराओ आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं है, नो थ्रेशोल्ड। यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलेगा 10, 20 और 40 लाख रुपीज का, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो ये सीटीपी की कहानी है। सीटीपी मतलब आप टेम्पररी बेसिस पे कहीं पर बिजनेस कर रहे हो, उसको सीटीपी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सीटीपी है, सीटीपी जो है ना, सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आपने देख लिया बिजनेस करने से पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सीटीपी को। लेकिन अगर कोई सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई कर रहा है
तो गवर्नमेंट ने उसको भी बोला कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहे हो तो भी आपको 20 लाख रुपीस का बेनिफिट दिया जाएगा, उस सीटीपी को भी 20 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है या नहीं है? तो अब हमने क्या बोला, सेक्शन नंबर 23 में किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो एग्जाम सप्लाई कर रहा हो, एग्रीकल्चर वाला हो, रिवर्स चार्ज वाला हो, इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विस कर रहा हो, 20 लाख रुपए तक टर्नओवर हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स या सीटीपी। अब आता है एक ईसीओ वाला पॉइंट। अच्छा, एक उससे पहले एक और पॉइंट, कोई पर्सन जो गुड्स की सप्लाई कर रहा हो इंट्रास्टेट और उसका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस नहीं हुआ हो तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, मालूम है हमको, ये भी मालूम है। ठीक है, अब आते हैं ईसीओ वाले पॉइंट पे। अब समझना मेरी बात, ईसीओ का क्या सीन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ईसीओ कौन होता है? ईसीओ वो होता है जो दो लोगों को मिलाने का काम करे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, जैसे अमेजॉन है, बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है, ईसीओ उसको बोलते हैं। ओला उबर है, ठीक है। अब ईसीओ भी दो तरह के होते थे। एक तो ईसीओ होता था ईसीओ अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, हमने लास्ट रिवीजन लेक्चर के अंदर देखा था आरसीएम वाले में। 9 सबसेक्शन 5 वाला ईसीओ कौन सा होता है? 9 सबसेक्शन 5 वाला ईसीओ वो होता है जहां पे गवर्नमेंट ना तो सप्लायर से टैक्स लेती है ना रिसीवर से टैक्स लेती है, गवर्नमेंट ईसीओ को पकड़ती है। गवर्नमेंट क्या करती है? ईसीओ को पकड़ती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब वो 9 सबसेक्शन 5 वाला ईसीओ कौन सा होता है? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि क्या नाम था हमारा, नमन ओला में बैठ के ओयो में गया, वहां जाके उसने अर्बन क्लब वाली आंटी को बुलाया और स्विगी से खाना मंगवाया। तो ओला में बैठ के ओयो में जाना, ठीक है। तो ओला के केस में क्या होगा, ना तो ओला का ड्राइवर टैक्स पे करेगा, ना रिसीवर नमन पे करेगा, ओला कंपनी टैक्स पे करेगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक तो ये 4 ऐसे केसेस हैं। ओला मतलब रहने की सर्विस, अकोमोडेशन नहीं, ओला मतलब ट्रैवलिंग वाली, ठीक है। ओयो मतलब रहने की, ठीक है, अकोमोडेशन वाली। ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गई, अकोमोडेशन वाली हो गई। अर्बन क्लैब मतलब हाउसकीपिंग सर्विसेज, और स्विगी मतलब रेस्टोरेंट सर्विसेज। इन 4 केसेस को 9(5) बोला जाता है। इनके अलावा कोई सा भी ईसीओ तो नॉर्मल ईसीओ में ही माना जाएगा। तो अब हमने क्या बोला, देखो जो 9(5) वाला ईसीओ है, मतलब ओला उबर, इनको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि इनको तो वैसे भी जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, किसी और का जीएसटी ये जमा कराएंगे, ठीक है। तो 9(5) वाला जो ईसीओ, जैसे ओला कंपनी हो गई, उसको तो कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। 9(5) वाले ईसीओ को तो कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, एक ईसीओ तो इसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। दूसरा, जो ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है, सपोज करो जैसे हमारे कोई लड़का है ही नहीं, कि लड़कियां दिख रही लाइन से, शुभागता, मालती, शुभी, आयुषी, विधि, श्रेया, सौम्या, कोई तो होगा, सूरज शाह है जैसे, मान लो हमारा श्याम शर्मा है, श्याम शर्मा। अब श्याम शर्मा क्या कर रहा है, ईसीओ के थ्रू, अमेजॉन के थ्रू साड़ियां सप्लाई कर रहा है। और श्याम शर्मा कहां पे रहता है भाई? दिल्ली में रहता है। श्याम शर्मा कहां रहता है? दिल्ली में रहता है, ठीक है। श्याम शर्मा रहता है दिल्ली में और ये साड़ियां सप्लाई कर रहा है अमेजॉन के थ्रू। तो गवर्नमेंट पता है इसको क्या बोल रही है, भाई तू रजिस्ट्रेशन ले ले, क्योंकि समझ, तू दिल्ली में है, अमेजॉन के थ्रू तू साड़ी बेच रहा है, पूरे इंडिया के कस्टमर तेरे साड़ी खरीदेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वैसे भी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो ही जाना है, पूरे इंडिया का लोग तेरे सामान खरीदेंगे और गुड्स की सप्लाई है, तू पहले रजिस्ट्रेशन ले ले। अब देखो दो बातें हो गई अभी तक ईसीओ में। एक तो 9(5) वाला ईसीओ खुद रजिस्ट्रेशन लेगा क्योंकि उसको तो खुद टैक्स देना ही है किसी और का, और एक ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहा है, उसको भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया तू भी रजिस्ट्रेशन ले ले। अब एक ईसीओ क्या होता है, जैसे मान लो अमेजॉन वाला हो गया। अब अमेजॉन कोई 9(5) वाला ईसीओ नहीं है, पर इस ईसीओ को टीसीएस काटना पड़ता है। टीसीएस क्यों काटना पड़ता है वो अपन टीसीएस चैप्टर में देखनी है, आपको रिकॉल भी हो रहा होगा। जब ये सप्लायर को पेमेंट करता है ना, देखो अब कस्टमर जो है ना वो साड़ी खरीदेगा सपोज करो, तो सारा का सारा पैसा एक साथ अमेजॉन को दे देगा। अमेजॉन फिर क्या करेगा, 1% टीसीएस काट के सप्लायर को पैसा देगा। तो एक ईसीओ जो टीसीएस काटने के लिए बना है, सेक्शन नंबर 51 के अंदर जो टीसीएस काटेगा, तो उसको टीसीएस काटने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 3 रजिस्ट्रेशन होगा, एक तो 9(5) वाले ईसीओ को, एक अदर देन 9(5) वाले को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ टीसीएस काटने के लिए, और एक गुड सप्लाई कर रहा है ईसीओ के थ्रू, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन सर्विस सप्लाई कर रहा है, ईसीओ के थ्रू, तो उसको 20 लाख रुपीस का बेनिफिट दे दिया। अगर कोई पर्सन 9(5) वाले ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा है, भाई अगर 9(5) के थ्रू अगर कोई भी सप्लायर सामान बेच रहा है ना, तो उसको तो वैसे भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अब ड्राइवर वाले भैया हैं, ओला चलाते हैं, ओला का जो ड्राइवर है उसको तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी एग्जाम्प्ट है वो तो। 9(5) के थ्रू अगर कोई सर्विस सप्लाई करे, जैसे मान के चलो मेरा होटल है ओयो, चाहूं तो मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, नहीं भी लूं तो भी ओयो कंपनी टैक्स जमा करा देगी मेरे बिहाफ पे। तो हमने क्या बोला कि 9(5) के केस में तो जो कंपनी है, जैसे ओला एक कंपनी है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर 9(5) के अलावा आप किसी ईसीओ पे, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मैं सामान बेच रहा हूं, तो जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जो
अमेजॉन फ्लिपकार्ट है ना, उनको टीसीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो 3 रजिस्ट्रेशन तो ये हो गए। और अगर मैं किसी ईसीयू के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा हूं और मेरा थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपीस तक है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 लाख रुपीस तक तो मैं इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विस ऐसे भी कर सकता था। अच्छा, मैं 95 वाले ईसीयू के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, तब तो रजिस्ट्रेशन की बात आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस केस में तो मेरा वो जो ईसीयू वाला है वो खुद ही टैक्स दे देगा। अरे आप लोग समझ रहे हो कि इट इज अ रिवीजन लेक्चर, मेरे को लग रहा है मैं क्लास की तरह समझा रहा हूं, आ रहा है समझ में? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ईसीयू विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख रुपीस। आपका टर्नओवर 20 लाख रुपीस तक है और आप ईसीयू के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डन है कि नहीं है? मामला सेट है, मामला सेट है। इस बार तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, 100% आपका आईडीटी निकलता हुआ है, आप बस मॉक दे लेना, मॉक से काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 से 15 नंबर बढ़ाता है मॉक आपका। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और थी, हमने बोला था कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। गलत बोल दिया मैंने, आप लोग रोको तो सही मुझे, क्या बोल रहा हूं मैंने कहा था इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको 40 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब जो मैं केसेस बताने वाला हूं ना, उसमें 40 लाख रुपीस का बेनिफिट ना लेके आपको 20 लाख रुपीस का ही बेनिफिट मिलेगा। हमने क्या बोला था कि अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, वैसे तो 40 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इन केसेस के अंदर आपको 20 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा। वो कौन कौन से केसेस हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप क्या करते हैं, पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, कोई पर्सन है जो आइसक्रीम सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर वर्ड नहीं लिखा हुआ, जो पर्सन आइसक्रीम सप्लाई करता है, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, तो हमने क्या बोला था, पीआईटी वाले गुड्स, पान मसाला, आइसक्रीम और टोबैको, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो पीआईटी वाले गुड्स। कंपोजिशन स्कीम में पीआईटी होता था, पीटा वाले गुड्स। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन पीआईटी वाले गुड्स सप्लाई करता है तो उसको थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपीस का मिलेगा। इंटरस्टेट या इंटरस्टेट की बात नहीं चल रही, इंटरस्टेट की बात चल रही है। अगर कोई पर्सन फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेटर, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ये सब सप्लाई करता है तो उसको भी क्या मिले। एक सेकंड रुकना आप लोग, मैं आपको ये बता रहा था कि कोई पर्सन अगर पीआईटी वाले गुड्स सप्लाई करता है, कोई पर्सन अगर आपको पीआईटी वाले गुड्स सप्लाई करता है, ठीक है, पान मसाला, आइसक्रीम और टोबैको, कोई पर्सन अगर पीआईटी वाले गुड सप्लाई करता है तो उसको थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपीस का मिलेगा। कोई पर्सन अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल म्यूल सप्लाई करता है तो भी 20 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा। कोई पर्सन एमएमएनटी या सैम्पोर्ट से भी सप्लाई करता है, आपको पता ही है एमएमएनटी और सैम्पोर्ट में भी 40 लाख रुपीस का बेनिफिट नहीं मिलता, तो इन चीजों में आपको 40 लाख रुपीस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, सॉर्टेड है। ये हमने चार्ट बना दिया था थ्रेशोल्ड का, आप देख सकते हैं। हमने क्या बोला था, एमएमएनटी में 10 लाख, सैम्पोर्ट में 20, ऑल अदर स्टेट में 40 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये 40 लाख रुपीस का बेनिफिट कब कब नहीं मिलेगा, जब पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको ये सब चल रहे हो आपका पीआईटी वाले गुड्स, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 24 पे। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है, ये वाला एग्जांपल भी देख लेना है, अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं जो मैंने आपकी बार डाले हैं। If a person is supplying from multiple state and one of these state is covered under special category, then the threshold limit, ये एकदम अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं, पेज नंबर 9.7 पे, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। ये सीटीपी और नॉर्मल वाले में डिफरेंस है कि 5 डेज पहले लेना पड़ेगा, इसको नहीं लेना पड़ेगा, ये सब हमने पढ़ लिया, हमको सब पता है ये सब चीजें, सीटीपी और नॉर्मल वाला तुमको पता ही है। अब हमने सेक्शन नंबर 23 तो देख लिया, सेक्शन नंबर 24 पे आते हैं, जहां जहां आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, ठीक है, जहां जहां आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है, पर्सन मेकिंग एनी इंटरेस्टेड सप्लाई, इसका मतलब ऑटोमेटिकली डीम्ड है कि ये गुड्स की बात कर रहा है। कोई पर्सन इंटरेस्टेड सप्लाई, इसको इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, सैनोरिटा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, सैनोरिटा, ठीक है। सैनोरिटा क्या बोलता था सेक्शन नंबर 24 में, ध्यान से देखना, सैनोरिटा, सी मतलब सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आपको पता ही 5 डेज एडवांस में। ई के केस में 3 ईसीओ के पॉइंट थे, एक तो कौन, ईसीओ 95 वाला है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एक ईसीओ जो टीसीएस काटता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और एक ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई करता है, जैसे साड़ी बेच रहा था सूरज शाह, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एन मतलब एनआरटीपी, ओ मतलब ओआईडीआर, ओआईडीआर वालों को कभी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओआईडीआर क्या होता है आपको मालूम है, जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं, और जैसे नेटफ्लिक्स हो गया ओआईडीआर है ना, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, तो ओआईडीआर हो गया। आर मतलब आरसीएम की आउटवर्ड, आरसीएम की इनवर्ड सप्लाईज, आप ऐसी सप्लाई रिसीव कर रहे हो जहां पे आपको टैक्स देना है। सपोज करो मैं कोई ऐसा सामान परचेज कर रहा हूं किसी पर्सन से
जिसका टैक्स मुझे देना है आरसीएम में, तो भैया मेरे को तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जब मेरी आरसीएम की लायबिलिटी है। तो सपोज करो क्या नाम है, साइनोलिट क्या है, शुभागता ने मेरे को सामान सप्लाई किया, टर्नओवर तो शुभागता का है, लेकिन टैक्स मुझे जमा कराना है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जब टैक्स मुझे जमा कराना है। तो आरसीएम की इन्वर्ट सप्लाई ले रहा हूँ, आई मतलब इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूँ मैं, या मैं आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी में देख रहा हूँ सेक्शन नंबर 20। टी मतलब मैं टीडीएस टीसीएस काटने के लिए एलिजिबल हूँ, तो मुझे लेना पड़ेगा। ए मतलब कोई एजेंट कौन सा, मैं वो शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जो खुद के नाम से इनवॉइस इशू करता है। तो ए मतलब एजेंट और एनी अदर, तो ए के 2 आ गए, सॉर्टेड है, याद आ गया आपको, सेक्शन नंबर 24 पूरा का पूरा याद है, क्लियर हो गया मामला, सेट। चलिए इतना सॉर्टेड है मामला, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ठीक है, 24 भी हो गया, 23 भी हो गया। अच्छा एक बात और क्या थी कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितने टाइम में अप्लाई करना पड़ेगा, जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया। समझना मेरी बात ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल से और 1 अक्टूबर को आपका टर्नओवर 20 लाख रुपीस एक्सीड हो गया, जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज आपने 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी आपकी, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, दैट इज 1 अक्टूबर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी, 1 अक्टूबर मानी जाएगी आपकी। और आपको आईटीसी मिल जाएगी जितना भी आपके पास इनपुट्स पड़ा हुआ है ना, 30 सितंबर को 30 सितंबर को आपके पास जितना भी इनपुट पड़ा हुआ है उसकी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इनपुट्स की, कैपिटल गुड्स की नहीं। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कैपिटल गुड्स की आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है इस चैप्टर का, एलएमएन करके, एलएमएन के 2 क्वेश्चन है, एलएमएन के, उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको कैपिटल गुड्स की आईटीसी नहीं मिलती है। सवाल आता है दूसरा कि सर मान के चलो कि रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, 1 अक्टूबर को थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया था और हमने अप्लाई 15 नवंबर को किया है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सपोज करो आपने अप्लाई 15 नवंबर को किया और आपको आरसी मिली 25 नवंबर को, तो जिस दिन आपको आरसी मिली वही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और जो आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, उससे एक दिन पहले की शाम को जितना भी आपके पास इनपुट पड़ा है आप उसी की आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मतलब क्रक्स का निकल के आता है, सपोज करो आपका थ्रेशोल्ड तो 1 अक्टूबर को एक्सीड हो गया, पर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था 30 डेज बाद, और आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है 25 नवंबर, क्योंकि उसी दिन आपको आरसी मिली है। तो आपको आईटीसी तो 24 नवंबर से मिलना शुरू होगी, 24 नवंबर की शाम को जितना भी सामान पड़ा है, कुल मिला के 25 नवंबर से आपको आईटीसी मिलना शुरू होगी। बट 1 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में, 1 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में आपने जितने भी गुड्स की सेल की है उस पर आपको जीएसटी तो देना पड़ेगा, पर आईटीसी नहीं मिलेगा। यही नुकसान है लेट रजिस्ट्रेशन लेने का। और अगर आपने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज आपने अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए 25 अक्टूबर, भले ही आपको आरसी लेट मिले, भले ही आपको आरसी 25 नवंबर को मिले, पर अप्लाई तो 30 डेज में कर दिया था ना, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा उस केस में 1 अक्टूबर, और उसी टाइम से आपको आईटीसी का बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम से आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलना भी शुरू हो जाएगा। याद आ रहा है सारी चीजें। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा ये जो मैंने आपको बोला कि आईटीसी मिलेगी, आईटीसी इनपुट्स की कितनी पुरानी मिलेगी, 1 साल पुरानी। जो इनवॉइस की डेट है ना, जैसे सपोज करो 1 अक्टूबर को आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, 1 अक्टूबर 2023 मान लो, तो आईटीसी कब की मिलेगी आपको मैं बताऊं, आईटीसी आपको मिलेगी 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2023 तक, जितना भी इनपुट इनवॉइस डेट है इनपुट्स का, उसकी आईटीसी मिलेगी आपको। 1 अक्टूबर 2022 से पहले का इनपुट है तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है।
और कैपिटल गुड्स पे तो कोई आईटीसी मिलेगी नहीं। अच्छा सपोज करो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई नहीं किया और आपको आरसी मिली 25 नवंबर, 25 नवंबर 2023 के दिन आपको आरसी मिली, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो गई आपकी 25 नवंबर। तो अब आपको आईटीसी कैसे मिलेगी मैं बताता हूं। आईटीसी आपको मिलेगी 25 नवंबर 2022 से लेके 24 नवंबर 2023 तक, जितना भी आपने इनवॉइस, जिस इस डेट के बीच के जितने भी इनवॉइस हैं उनकी आईटीसी मिल जाएगी। अब एक बात और, ये तो अपन ने देख लिया कि लेट्स सपोज 1 अक्टूबर से जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा, चाहे आप 30 डेज में अप्लाई करो या नहीं करो, जीएसटी तो जिस दिन थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा उस दिन से लगना शुरू हो जाएगा। आप सपोज करो जीएसटी लगना तो 1 अक्टूबर से शुरू हो गया, लेकिन आरसी मिल रही है आपको 25 नवंबर को, आरसी तो लेट ही मिलेगी ना अप्लाई करने के बाद। तो 1 अक्टूबर से 25 नवंबर तक के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उस पर आपने कहा जीएसटी लगाएंगे, पर अभी तक तो जीएसटी नंबर है ही नहीं। और बी टू बी ट्रांजेक्शन जब भी होता है ना, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें सामने वाला बंदा आईटीसी क्लेम करता है, तो वो आईटीसी तभी क्लेम कर पाएगा जब आपका जीएसटी नंबर उसके पास हो, और अभी तक तो हमारे पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। तो इनवॉइस प्रॉपर तब तक माना ही नहीं जाता जब तक सप्लायर का जीएसटी नंबर नहीं डला हुआ हो। तो हम क्या करेंगे, जिस दिन हमारे पास प्रॉपर इनवॉइस, जिस दिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, आरसी आ जाएगी, उस दिन से हम रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। कितने टाइम के अंदर करेंगे, 1 मंथ के अंदर। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई आपको 30 डेज में करना है, लेकिन रिवाइज टैक्स इनवॉइस में 1 मंथ लिखा है, 30 डेज नहीं 1 मंथ। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ सर कहां से, जिस दिन आरसी आई तब से। और रिवाइज टैक्स इनवॉइस किन किन को इशू करना पड़ेगा, आपको बी टू बी ट्रांजेक्शन में इशू करना पड़ेगा। बी टू सी वालों को क्या करोगे, बी टू सी वालों में तो एक ही केस है कि अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो और आपका इंटरेस्टेड सप्लाई 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ही आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत है। बी टू सी के केस में, बी टू बी के केस में तो कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि वो सामने वाला बंदा आईटीसी क्लेम करेगा। ऑल्दो वो इनवॉइसिंग वाले चैप्टर में देख लेंगे। ये वाली चीज भी क्लियर हो गई है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अब थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, देखो जिनको भी ऐसा लग रहा है ना कि तोते उड़ रहे हैं, जो पुराने वाले रेगुलर बैच के बच्चे उनको बोल रहा हूँ, मेरे को लग नहीं रहा वैसे उड़ रहे होंगे जिस हिसाब से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, फिर भी ऐसा लग रहा है तो अब की बार के फास्ट ट्रैक में बैठो, फिर और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको जरूरत होगी। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 25, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है, सिंपल सी बात है। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म जीएसटी REG 01 भरना है, फॉर्म जीएसटी REG 01 भरना है आपको, ठीक है। और आपके 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है, जैसे पैन नंबर वैलिडेट करना पड़ता है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ये सब बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है। पार्ट बी के अंदर आपको बिजनेस की डिटेल्स भरनी पड़ती है, लाइक बैंक अकाउंट और है ना, लाइक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब आपको भरना पड़ता है पार्ट बी के अंदर, ठीक है। कुछ काम का नहीं है। अब क्या होता है, पार्ट ए और पार्ट बी जब आप भर दोगे ना, पार्ट ए के बाद एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है, उस नंबर से पार्ट बी भरते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का तो नहीं, लेकिन सुन लेना। अब पार्ट बी के अंदर क्या क्या होता है, पार्ट बी भरने के बाद क्या होता है, पार्ट बी भरने के बाद ऐसा होता है, सुनिएगा। प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन, ठीक है। सवा ये नहीं आ रहा है समझ, मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सारा रिकॉल हो रहा है, हाँ मतलब ठीक है, अब ठीक है। तो पार्ट बी क्या बोलता है समझना। अब पार्ट ए और पार्ट बी भर दिया, उसके बाद एप्लीकेशन जाती है ऑफिसर के पास। अब एप्लीकेशन ऑफिसर के पास जाती है, अब समझना, ऑफिसर को लगता है कि हाँ भैया सब कुछ सही है। अब वो रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में देगा, 2 केसेस होते हैं, 7 डेज और 30 डेज। 7 डेज में तो कब देता है, जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था और वो सक्सेसफुल भी हो गया। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करना मतलब रजिस्ट्रेशन लेते टाइम वो आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर पे ओटीपी आती है ना, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर रखा था। कौन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करता, वो लोग नहीं करते जिनका भी आधार नंबर अप्लाई कर रखा है, आधार नंबर आया नहीं है। तो अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर रखा था और वो सब कुछ सही है, तो वो आपको 7 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन दे देगा। 7 डेज के अंदर 3 काम होंगे, या तो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा, या वो आपको नोटिस दे देगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट में कमी है, या वो कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप बैठा हुआ है। 7 दिन हो गए तो 7 दिन बाद हम डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लेंगे, अगर वो चुपचाप बैठा हुआ है। अब 2 काम तो हुए, हाँ कर दिया तो क्लियर, ना कर दिया नहीं, हाँ कर दिया तो क्लियर। अगर उसने हाँ बोल दिया तो उसकी हाँ है, अगर वो कुछ ना बोले तो भी उसकी हाँ है 7 दिन के अंदर, ठीक है। जैसे आपने सपोज करो किसी को बोला कि देखो मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा अगले 7 दिन तक।
अगर अगले 7 दिन तक तुम चुप रही तो मैं मान लूंगा तुम्हारी हाँ है, और वो चुप है तो फिर हाँ है, ठीक है। और अगर अगर 7 दिन के अंदर उसने मना कर दिया डिपार्टमेंट ने कि नहीं, तो अब जिस दिन डिपार्टमेंट ने मना किया, 7 दिन के अंदर सपोज करो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, तो जिस दिन डिपार्टमेंट ने मना करा ना, उसके 30 डेज के अंदर आपको जो जो डिपार्टमेंट को दिक्कतें हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको फर्निश करने पड़ेंगे, डेटा उसके 30 डेज, गलत बोल दिया, 30 डेज नहीं 7 डेज के अंदर ही करने पड़ेंगे, 30 डेज के नहीं 7 डेज के अंदर करने पड़ेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, देखो क्या सीन चल रहा है। सीन ऐसा चल रहा है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भर दिया। पार्ट ए और पार्ट बी भरने के बाद एप्लीकेशन गई ऑफिसर के पास, आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया था, 7 डेज के अंदर या तो वो क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा आपको, कहानी खत्म हो गई। अगर वो साइलेंट है 7 डेज के अंदर, तो डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे, तो हम क्या मान लेंगे, डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, मतलब रिजेक्ट मतलब कोई नोटिस भेज दिया, रिजेक्ट नहीं बोलेंगे, नोटिस भेज दिया, तो उस नोटिस का रिप्लाई आपको अगले 7 डेज के अंदर करना पड़ेगा। जब से नोटिस आया उसके 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब आपने रिप्लाई कर दिया नोटिस का, उसके अगले 7 डेज के अंदर अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, या तो डिपार्टमेंट आपको अप्रूव कर देगा उसके अगले 7 डेज में, और अगर साइलेंट है तो डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। और अगर रिजेक्ट कर दी तो अब रिजेक्ट ही, अब वापस से कोई मौका नहीं मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तो अब क्या हुआ, जिस दिन से नोटिस आया, नोटिस के 7 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। जब से आपने जवाब दिया, नोटिस के 7 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है। जिस दिन आपने रिप्लाई किया उसके अगले 7 डेज के अंदर या तो अप्रूवल हो जाएगी या रिजेक्शन हो जाएगी, और अगर चुप है तो डीम्ड अप्रूवल हो जाएगी, ठीक है। अगला दूसरा केस, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, लेकिन डिपार्टमेंट को फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, डिपार्टमेंट का मन है, तो उस केस में डिपार्टमेंट 30 डेज का टाइम लिमिट लेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। या तो 30 डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपको अप्रूवल दे देगा, या 30 डेज के अंदर आपको नोटिस दे देगा। अब नोटिस दे दिया और या फिर 30 डेज तक हो गए, अभी तक साइलेंट ही बैठा है, तो साइलेंट बैठा है तो डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। ये कब मानेंगे 30 डेज, जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट तो किया, बट डिपार्टमेंट को फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया। या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया लेकिन डिपार्टमेंट को फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं किया, तो उस केस में 30 डेज का टाइम लिमिट लेगा डिपार्टमेंट, या तो अप्रूव या नोटिस या साइलेंट, साइलेंट मतलब डीम्ड अप्रूवल। अब नोटिस आया तो वापस से आपको नोटिस का रिप्लाई करना है 7 डेज के अंदर, और जिस दिन से आपने रिप्लाई किया नोटिस का, उसके अगले 7 डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपको या तो रजिस्ट्रेशन दे देगा या रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन, या साइलेंट बैठा है तो डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। सेकंड टाइम भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो वापस से प्रोसीजर शुरू करो फिर शुरू से, ठीक है। डीम्ड अप्रूवल कब कब मानेंगे ये हमने बता दिया, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है, हर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। अगर आप अभी नहीं करवा रहे तो फ्यूचर बाद में करवाना पड़ेगा आपको आधार ऑथेंटिकेशन। सपोज करो आप कह रहे हो अभी मेरे पास आधार नंबर नहीं है, तो अभी तो आप रजिस्ट्रेशन ले लो, बाद में जब आधार नंबर आए तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना। इन केस ऑफ फेलियर रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी इनवैलिड, ठीक है। अगर सपोज करो कोई पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास आधार नंबर नहीं है, जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इनके पास आधार नंबर थोड़ी, आधार नंबर तो पर्सन का होता है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में ऐसा करेंगे अपन, उस केस में ऐसा करेंगे, कंपनी के केस में एमडी का आधार नंबर लगा देंगे, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का, प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर का, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी का, कर्ता के एचयूएफ के केस में कर्ता का, ठीक है। किन किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन से छूट मिली हुई है, कोई सिटीजन नहीं है इंडिया का, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, या फिर किसी के पास यूआईएन नंबर है, फॉरेन एम्बेसी का लोग हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। अभी आजकल रिस्क बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन भी चल रहा है, बायोमेट्रिक मतलब और स्ट्रॉन्ग काम करने के लिए, आधार ऑथेंटिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिस्क बेस वाला काम चल रहा है, इसको छोड़ो, है ना। 10B को भी छोड़ो। जैसे सपोज करो अगर आपको आधार नंबर नहीं मिला अभी तक, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आपने आधार के लिए अप्लाई कर दिया ऑल तो मिला नहीं है, तो आधार एनरोलमेंट आईडी देनी पड़ेगी, बैंक आईडी, पासपोर्ट, पासबुक वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब देना पड़ेगा, कोई काम का नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो ये माना जाएगा, अदरवाइज ये माना जाएगा। सीटीपी एनआरटीपी हमने देख लिया, सीटीपी केस में और एनआरटीपी केस में 90 डेज की वैलिडिटी रहती है, 90 डेज से एक्सटेंशन भी मिल सकता है। एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है इन लोगों को, नहीं कराया तो 18% की रेट से इंटरेस्ट लग जाता है। सीटीपी और एनआरटीपी का डिफरेंस दे रखा है ना। एनआरटीपी कौन होता है, सीटीपी जैसा ही होता है लेकिन वो फॉरेनर होता है, इंडिया का नहीं होता। तो एनआरटीपी के पास कभी भी पैन नंबर नहीं होता, कभी भी पैन नंबर नहीं होता एनआरटीपी के पास, क्योंकि अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सपोज करो आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चेंजेस करवाने, अमेंडमेंट करवाने। अब दो एरिया होते हैं, तो कोर एरिया, एक होता है नॉन कोर एरिया।
नॉन कोर एरिया मतलब छोटे मोटे चीजें, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, तो उसके अंदर आप साइट पे जाके अमेंडमेंट कर लो, रिवाइज आरसी आ जाएगी आपके पास, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कोर एरियाज हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन से सच चेंजेस हुए, आपको लगता है कि हाँ भाई इस दिन चेंजेस हुए, उसके 15 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑफिसर को कि देखो भैया ये चेंजेस हुए, उसको बताना पड़ेगा। जिस दिन आप अप्लाई करोगे, मतलब 15 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिस दिन आप अप्लाई करोगे उसके अगले 15 डेज के अंदर ऑफिसर क्या करेगा, या तो बोल देगा ठीक है अमेंडमेंट डन, या फिर सेटिस्फाइड है तो अमेंडमेंट कर देगा। कुछ भी एक्शन नहीं लिया अगले 15 दिन में तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लेंगे, डीम्ड अमेंडमेंट मान लेंगे। और अगर उसको लगता है कि अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने की जरूरत है, तो वो वापस से शो कॉज नोटिस करेगा। तो मैंने क्या बताया कि जिस दिन आपको लगता है कि अमेंडमेंट करवाना है, उसके 15 डेज में आप ऑफिसर को एप्लीकेशन भेजोगे, और जिस दिन ऑफिसर को एप्लीकेशन मिलेगी उसके अगले 15 डेज के अंदर ऑफिसर या तो आपको डीम्ड मान लेगा, अमेंडमेंट हो गया, नया आरसी दे देगा। चुप है तो 15 दिन में डीम्ड मान लिया जाएगा, नई आरसी आ जाएगी। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको नोटिस भेजेगा, उस नोटिस का रिप्लाई वापस से आपको 7 दिन में करना पड़ेगा, वो 7 दिन वाली प्रोसीजर चलेगी फिर। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। कब कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है, जब रजिस्टर्ड पर्सन को लगता है कि अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, जैसे सपोज करो दादाजी का बिजनेस चल रहा था, दादाजी रहे नहीं, रजिस्ट्रेशन तो वैसे भी पर्सन बेस होता है ना, पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन मिलता है। अब जैसे सपोज करो दादाजी नहीं रहे, दादाजी ने अपना बिजनेस बेटे को ट्रांसफर कर दिया, तो नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पैन नंबर से, दादाजी रहे नहीं तो पैन नंबर भी खत्म, तो अब नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, सू मोटो कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई कोई बिजनेस तो कर नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, डिपार्टमेंट कैंसिल भी कर सकता है। केसेस दे रखे हैं आपको, कैंसिलेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इट्स ओन और डिपार्टमेंट, कब कब कैंसिल हो सकता है, तो बिजनेस ही बंद कर दिया आपने, किसी की डेथ हो गई, अमेलगमेशन कर लिया आपने, डीमर्जर हो गया, बिजनेस का नेचर ही चेंज हो गया। ठीक है, पहले पहले आप क्या करते थे, पहले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बेचते थे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चॉकलेट बेचते थे, अब स्ट्रॉबेरी बेचने लग गए आप, अब स्ट्रॉबेरी बेचने लग गया, बिजनेस ही चेंज हो गया, जमीन आसमान का फर्क हो गया। तब आप क्या करो, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस ही चेंज हो गया आपका। कब कब केस में ऑफिसर क्या करेगा, खुद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, किन किन केसेस में ऑफिसर आपका खुद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ठीक है, कौन कौन से केसेस हैं वो आपके, जब ऑफिसर आपका खुद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, जैसे आपने सेक्शन 10 वाली आप रिटर्न भर दो कंपोजिशन स्कीम वाली, और आपने जब से फाइनेंशियली देखो, कंपोजिशन स्कीम की रिटर्न वैसे भी साल भर में एक बार ही भरी जाती है, कंपोजिशन स्कीम वालों की रिटर्न साल भर में एक ही बार भरी जाती है, तो जो भी लास्ट डेट थी ना रिटर्न भरने की, उससे 3 महीने हो गए अभी तक आपने रिटर्न ही नहीं भरी, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा आपका। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का केस है, कंपोजिशन स्कीम वाले नॉर्मल, तो उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई करेगा, उस टाइम में अगर आपने रिटर्न नहीं भरी, मतलब हैज नॉट फर्निश अ कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड, इतने टाइम तक के लिए अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। पहले 3 बार 3 साल 3 मंथ हुआ करता था, 3 कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, या फिर आपने कोई बिजनेस नहीं करा, आप फेक बिल इशू कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आईटीसी यूटिलाइजेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और कोई काम नहीं है आपका, इस तरह से अगर आप चीजें कर रहे हो तो डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, कुछ खास काम का है नहीं, पर रीडिंग लगा लोगे तो हो जाएगा। अब आता है सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन, कब कब सस्पेंड करेंगे, तो व्हेन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैज अप्लाइड, या तो उसने सस्पेंशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर, जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा होगा सबसे पहले सस्पेंड होगा फिर वो कैंसिल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ खास काम है नहीं इसके अंदर, रीडिंग वाला पार्ट है, मेन जो चैप्टर था वो शुरू का ही था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में थ्रेशोल्ड वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना, यही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने चार्ट्स बना रखा है, जैसे आईटीसी इन केस ऑफ कैंसिलेशन क्या होगा, आईटीसी का ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आईटीसी चैप्टर के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि भैया आईटीसी केस में क्या करना है हमें, हमने आईटीसी ले रखी है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो हम आईटीसी के चैप्टर में देख लेंगे। पर जो मेन शुरू वाला पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वही आपको अच्छे समझना था। ये वाला तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप रीडिंग लगाओगे तो भी चला जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था ना वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। जैसे सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन है, ये टर्नओवर है, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई पर्सन है वो पेट्रोल और डीजल भी बेचता है, ठीक है, और मशीन ऑयल भी बेचता है, मशीन ऑयल भी बेचता है और पेट्रोल और डीजल भी बेचता है। तो पेट्रोल और डीजल भले ही वो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं हो बट नॉन टैक्सेबल तो है, नॉन टैक्सेबल तो एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ इंक्लूड होता है, एक्सपोर्ट हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो। टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 8 करोड़ 8 लाख। क्या रजिस्ट्रेशन लेना है, बिल्कुल लेना पड़ेगा आपको। रामलाल एग्रीकल्चरिस्ट है जिसने है ना 21 लाख रुपीस का टर्नओवर है, अब एग्रीकल्चर वाला बंदा है तो ये तो सेक्शन नंबर 23 में फॉल करेगा, इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी एग्जाम सप्लाई में आता है। ठीक है, ये सारी बातें दे रखी है कि जैसे एक पर्सन है जिसका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया 40 लाख रुपीस का 1 सितंबर को,
और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 20 सितंबर को और आरसी मिली 25 सितंबर को, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताओ। 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 सितंबर हो जाएगी। ये कोई सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखना एक बार, 9 और 8 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट किसी के पास लास्ट एडिशन है क्वेश्चन बैंक का तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बहुत जरूरी था। अब आप घर पे क्वेश्चन ट्राई करना, इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आज रजिस्ट्रेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। अगली बार अपन कंपोजिशन स्कीम भी ले लेंगे, उसमें भी टाइम लग जाएगा। अच्छा है थोड़ा इन डेप्थ टाइम लग गया अपना 1-1.25 घंटा, लेकिन इन डेप्थ ले लिया मतलब अपन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, आप कोई सभी चैप्टर कर लो, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आपको याद आ रहा होगा, राजेश वाला, राजेश डायनेमिक वाला क्वेश्चन था। राजेश जी की हालत याद है ना आपको, याद कर लेना राजेश जी का क्वेश्चन भी। राजेश जी की क्या हालत हुई थी। ठीक है, तो इनको एक बार क्वेश्चंस को एक बार देख लेना अच्छे से, अगला आप दूसरा रिवीजन शुरू करेंगे फिर। ठीक है, चलिए बाय बाय।